तो अब हम बात करते हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 1 के बारे में। प्रथम पहली प्रश्नावली क्या है इसकी? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक कक्षा 10 की गणित है वो है पहली प्रश्नावली। हम 1.1 का सॉल्यूशन करते हैं। जैसे इसकी प्रश्नावली का जो वास्तविक संख्या का जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास आ जाता है स्क्रीन पर। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग भी कीजिए। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक प्रमेय है जिसके उपयोग से इनका हमें HCF ज्ञात करना है। तो चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें जो इसका पहला पॉइंट है वो है, पहला पॉइंट इसका 135 और 225 का हमें HCF निकालना है, यूक्लिड विभाजन। अब इसमें सबसे बड़ी, इसमें देखनी है हमें बड़ी संख्या क्या है। इसमें बड़ी संख्या क्या है? 225। 225 ग्रेटर देन है किससे? 135। 225 ग्रेटर देन 135। ये जो निशान है वो ग्रेटर देन का है, यानी ये बताता है। और इस तरह का जो निशान लगता है वो होता है लेस देन। इसमें निशान मैं आपको बता देता हूँ पहले। ये जो निशान लगता है वो होता है ग्रेटर देन, और इस तरह का जो निशान लगता है वो होता है लेस देन। ठीक है, ये बताता है कि ये संख्या छोटी है, ये बताता है कि ये संख्या बड़ी है। यहाँ बड़ी संख्या आती है, इसके इस साइड बड़ी और इस साइड आएगी वो छोटी आएगी, इसके इस साइड वाली छोटी आएगी और इसके इस साइड वाली बड़ी होगी। ठीक है, ये तो हो गई निशानों की बात। अब देखो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 135 और 225 और 135 में करने पर हमें प्राप्त होता है क्या? प्राप्त होता है? अब 225 और 135 का अंतर निकालेंगे हम। इनमें अंतर क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर में कहती है कि 225 बराबर 135, इसमें क्या है 135, ये 135 का इसमें भाग देंगे, एक ही बार भाग जाता है। इसका भाग कितनी बार जाता है? एक बार, एक बार ही जाएगा। उसके बाद में 90 शेषफल बन जाएगा प्लस 90। ठीक है, ये देखो 225 में 135 का भाग देंगे, जाएगा एक बार और शेषफल बन जाएगा 90। 90 इसमें जोड़ दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं कि जीरो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के प्रयोग से जब HCF निकालना हो तो तब तक भाग देंगे, तब तक भाग देंगे जब तक शेषफल जीरो ना आ जाए। भाग तब तक देते चलेंगे जब तक शेषफल जीरो ना आ जाए। तो 90 है, शेषफल जीरो तो नहीं है ना, यानी क्योंकि शेषफल 90 है नॉट इज इक्वल टू 90, शेषफल नॉट इज इक्वल टू जीरो है, यानी जीरो के बराबर नहीं है। ये दिख नहीं रहा है क्या सही से? कलर चेंज करते हैं, देखते हैं, ये वाला देखते हैं। ठीक है, 90 नॉट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अब फिर 135 और 90 का प्रयोग करेंगे। अब क्या करेंगे? 135 और 90 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा? अब देखो 135 और 90 का प्रयोग करने पर हमें प्राप्त होता है 135 भाग देंगे 90 का, छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देंगे। ये तो सोचते चलता है, जैसे शेषफल बचता जाएगा, शेषफल बचेगा उसको इधर लेके आए। अब जैसे इसमें भाग दिया 90, 90 का भाग जाएगा एक पर, क्योंकि 90 दूने तो 180 हो जाते हैं, ज़्यादा होगी। 90 का भाग गया एक पर, एक पर गया, शेषफल कितना बच गया? 90 और 10 और 35, 110 और 35 45। ठीक है, 45 शेषफल बच गया। अब शेषफल यहाँ जुड़ता जाएगा। ठीक है, अब जब तक शेषफल जीरो ना आ जाए, जीरो तो नहीं आया ना, 45 ही आया है, जीरो तो नहीं आया, तो 45 नॉट इज इक्वल टू जीरो। तो पुनः 90 में भाग देंगे 45 का, 90 में भाग दिया 45 का, 2 पर गया, 45 दूने 90, यानी 2 × 5, 45 दूने 90 प्लस जीरो। जीरो क्या है यहाँ? शेषफल। शेषफल कितना बच गया? 45 का भाग दिया 90 में, तो शेषफल क्या आ गया? जीरो। जीरो शेषफल आने के बाद में क्या हो गया कि हमें शेषफल जीरो ही तो लाना था। अब इस प्रक्रिया को यहीं रोक देंगे हम। जीरो आते ही हमें हमारा जो HCF है वो मिल गया। इसका HCF क्या होगा?
45 होगा, जो लास्ट में जो भाजक होगा ना, जिस संख्या का हम लास्ट में भाग देंगे, जिस संख्या का भाग देने के बाद में शेषफल 0 बच जाता है, वह उसका HCF होगी। तो यहाँ हमारे क्या है 45 है, ठीक है 45। तो 45 क्या आ गया, 45 135 और 225 का HCF आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत, चलो आगे चलते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 196 और 38,220 को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के द्वारा HCF ज्ञात कीजिए। इनका HCF, अब इसमें सेम प्रोसेस वही है, इसमें बड़ी संख्या क्या है 38,220, बड़ी संख्या तो ये ना 38,220 ग्रेटर देन 196, ठीक है, बड़ी संख्या तो यही है। अब क्या करना है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देते हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देते हैं। वो प्रोसेस आपको लिखना तो वही है जो मैंने पहले क्वेश्चन में आपको दिखा दिया, उस तरह से लाइनें लिखनी है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जैसे 38,220 बराबर 196। अब 196 का इसमें भाग देते हैं, भाग जाएगा कितने पर, 196 का भाग करके देख लेना, भाग जाएगा 195 पर, 195 पूरा पूरा भाग जाता है इसका, शेषफल क्या बचता है यहाँ 0। अब हमें करना वहीं तक होता है जहां तक 0 शेषफल आ जाए। अब 0 शेषफल तो हमारा यहीं आ गया, पहली स्टेप में 0 शेषफल आ गया, मतलब हमें आगे कुछ नहीं करना है, मतलब हमें आगे नहीं करना है, ये हमें यहीं तक करना है, 0 शेषफल लाना है हमें। तो 0 शेषफल यहाँ आ गया, 38,220 में 96 का भाग दिया, 195 पर गया और शेषफल 0 बच गया, ठीक है। तो इनका HCF जो ये दोनों संख्याएं दी गई है 196, 38,220, इनका जो HCF आएगा, HCF क्या आएगा, HCF बराबर 195 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, प्रश्न वही चल रहा है पहला, उसका जो तीसरा पॉइंट है 867 और 255 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के द्वारा HCF निकालना है, ठीक है। तो अब इनमें क्या है, सबसे बड़ी संख्या देखेंगे हम, इनमें क्या होगा 255, सबसे पहले हम बड़ी संख्या देखेंगे, सॉरी, बड़ी संख्या क्या है 867 ग्रेटर देन 255। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के प्रयोग से हम इनको करेंगे तो सबसे बड़ी संख्या में भाग दे देंगे, अब इनमें से छोटी संख्या 255 का, ठीक है, 255 का इसमें भाग देंगे, भाग जाएगा 3 पर, शेषफल क्या बन जाएगा, शेषफल बचेगा 102, ठीक है। 102 नॉट इज इक्वल टू 0, तो पुनः एक बार फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करेंगे। अब 102 और अब हम करेंगे वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करेंगे, वो किस में करेंगे, क्या है कि 102 इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू 0। अब 102 और 255 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय लगाएंगे। 255 बराबर 102 कितने पर जाएगा भाग, देखिए पूरा पूरा तो नहीं जाएगा, इसमें 2 है और इसमें 5 है इकाई अंक, इसलिए पूरा पूरा तो नहीं जाएगा, ये भाग जाएगा हमारा 102 और, ठीक है, ये भाग जाएगा हमारा 2 पर जाएगा ना, 102 और 102 पर जाएगा, 2 पर जाने के बाद में क्या होगा कि 255 में से ये जाएगा 104 और यहाँ 51 शेषफल बचता है ना 51, समझ में आ गया क्या, ये 51 शेषफल कैसे बचा, 255 है, सॉरी यहाँ 55 या 25 जो भी है, ये 255 में 102 का भाग देंगे हम, तो भाग जाएगा 2 पर, ये हो जाएगा 204 और 255 में से 204 घटाएंगे, बन गया शेषफल 51, ठीक है। 51 नॉट इज इक्वल टू 0, 51 नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो फिर एक बार फिर हम इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करेंगे, वो किन किन में करेंगे, वो 100, आपको फिर नई चीज़ कराता हूँ। अब जो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करेंगे वो करेंगे 51 और 102 में, यहाँ क्या है 102 बराबर
51 का भाग देना है। और ये जगह नहीं है, मैं थोड़ा इसको साफ कर लेता हूँ इधर से। अब क्या था, हम आगे 102 और 51 में 51 का भाग कितने पर जाएगा, 102 दून 51 दूने 102 प्लस शेषफल कितना बच गया, 0। हमें करना कहाँ तक है, जहाँ तक 0 शेषफल आ जाए वहीं तक, जहाँ तक 0 शेषफल आ जाए वहीं तक। तो यहाँ हमारा शेषफल क्या आ गया, 0। 51 क्या है, अंतिम भाजक, हमारा अंतिम भाजक क्या है, 51। ठीक है, तो इनका HCF क्या होगा, 867 और 255 का HCF बराबर 51। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर में दोबारा इस तरह से सवाल होंगे ये, इनमें क्या है कि स्टेप बाय स्टेप करने हैं। 102 मतलब जहाँ तक, जब तक 0 शेषफल नहीं आ जाता तब तक हम इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। ठीक है, अगर आप इन सवालों को लिखना चाहते हैं तो आप वीडियो को दोबारा देख लेना और साथ साथ नोट कर लेना, पहले आप समझ लो इनको। सेकंड जो क्वेश्चन है वो हमारा इस तरह का है। ठीक है, इनमें संख्या ये कि दर्शाइए कि मतलब हमें तो सिर्फ प्रूव करना है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ क्यों कोई पूर्णांक है। ठीक है, 6q+1, 6q+3, 6q+5 इन रूपों को धनात्मक पूर्णांक है और यहाँ हमें दर्शाना है कि क्यों कोई पूर्णांक है, सिर्फ हमें इतना दर्शाना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसे मान लीजिए हम करने के लिए लेट माना चल रहा है क्या, माना धन पूर्णांक ए है वह b बराबर 6। ठीक है, b बराबर 6। तो अब हम क्या करेंगे, एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करेंगे इसमें। मतलब ये प्रश्नावली वही चल रही है, इसमें एल्गोरिथम प्रमेय से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से क्या करेंगे, ए बराबर, एल्गोरिथम प्रमेय क्या कहती है, ए बराबर ये जो हमारा दिया गया 6q+1 बराबर, ठीक है, एल्गोरिथम क्या होगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से ए बराबर 6q+r होगा, ये छोटा r होगा। ठीक है, ए बराबर 6q+r। ठीक है, यहाँ क्या होगा कि जो q है, यहाँ जहाँ लिख लीजिए, जहाँ q बराबर और q ग्रेटर देन इक्वल, q बड़ा होगा और बराबर भी हो सकता है 0 के, मगर 0 से छोटा नहीं होगा, मतलब q का मान माइनस में नहीं होगा, q का मान ऋणात्मक नहीं होगा, क्योंकि ये हमने धनात्मक पूर्णांक माने। क्या कि q ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, यानी q या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, और यहाँ जो r का मान आएगा, और यहाँ जो r बराबर होगा, r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये मान r का होगा। अब क्या है, 0, अब क्या हो गया, 5, r क्या है, 6 से छोटा है, r क्या है हमारा 6 से छोटा है, r का मान यहाँ देख लीजिए आप, r है ये 5 तक ही जा रहा है, यानी 6 से छोटा है और 0 से बड़ा भी, 0 हो भी सकता है लेकिन 0 से कम तो नहीं है, माइनस में तो नहीं है ना यहाँ, तो यानी r 0 लेस देन इज इक्वल r, यानी r है वो 0 के बराबर हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है। और r का मान 0 से, r की जो वैल्यू है वो 0 से कहाँ तक जाती है, r 5 6 से छोटी है ना, तो 6 नहीं हो सकता, बराबर का निशान है यानी ये 0 हो सकता है। इसमें बराबर का निशान नहीं है ना, सिर्फ लेस देन है, यानी 6 नहीं हो सकती, 6 से छोटी रहेगी और 0 से
बड़ी या 0 के बराबर रहेगी। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास जगह है थोड़ी कम रही, मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ले आता हूँ यहाँ, उसमें आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, आप देख लेना और नोट। ये आ गया, इसका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, कि ये इसका सॉल्यूशन है यहाँ से। ठीक है, अब आप देख लीजिए, हमने ये तक यहाँ तक पढ़ लिया। ठीक है, 0 से मतलब r का मान यहाँ तक हो जाएगा, इसलिए a बराबर 6q। 6q प्लस 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ठीक है, 5 तक आ जाए। अब क्या करेंगे हम, इसका मान जो है, ठीक है, 6q प्लस 1। ठीक है, यहाँ रखा है ये हमने, ये +1 +2 +3 +4 कैसे आया, पहले हमने 0 रखा r का मान, ये देखिए, इसलिए a बराबर 6q, यहाँ r की जगह 0 रखेंगे, यानी 0 जोड़ दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ा, 1 जोड़ दिया, फिर 2 जोड़ दिया, फिर 3 जोड़ दिया, ये 5 मान r के रखेंगे यहाँ। ठीक है, रखने के बाद में ये चीज़ आई है। ठीक है ना, समझ तो आ गया कहाँ से है ये। अब क्या, 6q + 1 बराबर 2 × 3q, यानी इसके टुकड़े कर लिए हमने, इसके टुकड़े, यानी 6 लिख दो या 2 × 3 लिख दो, बात तो एक ही है, इस तरह कर दिया। और यहाँ जो k1 होगा, ये 2k1 + 1, यहाँ k कोई पूर्णांक मान लिया हमने, जहाँ k1 कोई पूर्णांक है। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको करेंगे, इसको किया हमने, यहाँ से ये मान आ गया। ठीक है, +1 हो गया, यानी ऐसे भी, इसको ऐसे भी लिखते हैं, 6q + 3 को हम ये लिख सकते हैं 6q + 2 + 1, यानी 6q + 3 को हम लिख सकते हैं 6q + 2 + 1, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हमने ब्रैकेट में डाल दिया, ये तो किया है यहाँ, इसको हमने ब्रैकेट में डाल दिया। आगे क्या है, इसमें से 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया ना यहाँ, 6q, यहाँ देखो आप, 6q + 2, ये प्लस का 1 तो वो अलग है, इसमें से देखो कॉमन आ रहा है ना 2, ये देखो 2 इसमें से कॉमन लेंगे, क्या यहाँ क्या बच गया 3q, प्लस यहाँ क्या बच गया 1, और ये 1 आगे है ही। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब यहाँ तक कितना समझ आ गया। ठीक है, अब हमें क्या दिया गया है कि ये जो मान आया, ठीक है, इसमें हमने इस पूरे को मान लिया, इस 3q + 1 को मान लिया k2, यहाँ k2 कोई पूर्णांक है, ये इसको k2 मान दे दिया। मान लीजिए आप यहाँ k1 k2 k3, इसकी जगह आप और कुछ भी ले सकते हो, ये नहीं कि यहाँ हम k1 k2 k3 ही लें, आप यहाँ अपनी तरफ से कुछ ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम। अब आप ये सोचोगे कि अब नेक्स्ट हम 6q + 5 लेते हैं। ठीक है, इसको हम किया हमने, इसमें से देख लीजिए एक इधर निकाल दिया। ठीक है, दिक्कत नहीं है ना, 6q, इसको एक बार मैं थोड़ा साफ कर लेता हूँ, आपको मैं बता दूँ थोड़ा, 6q, अब ये देख लीजिए, इसमें से क्या करेंगे हम, 6q + 5, इसका क्या कर दिया हमने, इसलिए लिख दिया 6q + 4 + 1, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम ब्रैकेट में डाल दें तो क्या दिक्कत है, चीज़ तो वही है ना। अब इसमें से हम कॉमन ले रहे हैं, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बचेगा 3q, प्लस यहाँ क्या बचेगा 2 + 1। अब ये इसको कोई पूर्णांक मान लेते हैं, अब माना k3। ठीक है, इसको k3 पूर्णांक मान लिया, ये यहाँ हो गया। ठीक है, k3 पूर्णांक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 6q + 2 को क्यों नहीं लिया, 6q + 4 को क्यों नहीं, यानी 6q + 1 और 6q + 4 को क्यों नहीं लिया, वो सम, ठीक है, वो सम पूर्णांक है, हमें क्या लेने, विषम पूर्णांक लेने, इसलिए हमने विषम पूर्णांक लिए यहाँ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो आगे क्या करते हैं, 6q + 1, ये समझ नहीं आ रहा है क्या, यहाँ मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ, क्या ये थोड़ा साफ कर देते हैं हम। 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, सभी के 2k + 1 के रूप में है, सारा मान लो 2k + 1 के रूप में आ गया, नहीं हटे वो 2k1 + 1 आ गया, 2k2 + 1 आ गया, 2k3 + 1 है, तो 2k + 1 के रूप का ही, 1 के रूप में, जहाँ k कोई पूर्णांक है, ये हमने मानती है k कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है। ठीक है, अब क्या करते हैं, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, सभी 2 से विभाजित नहीं है,
सभी नहीं है दो से विभाजित। दो से विभाजित कैसे हो रहे, नहीं हो रहे ना दो से विभाजित। इस प्रकार ये सभी विषम पूर्णांक है। दो से विभाजित हो जाते हैं तो ये समपूर्णांक होते हैं, ये विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। और कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है, क्योंकि जो धनात्मक विषम पूर्णांक होंगे वो इसी के रूप के होंगे। मान लीजिए अब आप 6Q, ये हो गया हमारा प्रूव हो गया। बस यहाँ तक ये दो से विभाजित नहीं हो रहे, इसलिए सभी विषम पूर्णांक है। और धनात्मक पूर्णांक है वो विषम धनात्मक पूर्णांक इसी के रूप के होंगे। अब इसमें ये भी हो सकता है 6Q + 7, ये भी एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। 6Q + 9, ये भी एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना हो तो आपको, आप इसे लिख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ, ये लो। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो आप इसमें से लिख लीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दो समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, हमें क्या करना है, अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। एक चीज आप हमेशा याद रखना कि जहां अधिकतम संख्या पूछी गई हो, यदि अधिकतम संख्या पूछी गई हो वहां हम HCF लेते हैं, ठीक है। अगर न्यूनतम संख्या पूछी गई हो, कम से कम संख्या पूछी गई हो, जिसमें न्यूनतम संख्या पूछी गई हो उसमें LCM लेते हैं। इसका तो हमें कोई मतलब नहीं, मैंने ये तो आपको वैसे ही बताया है। जिसमें अधिकतम संख्या पूछी गई हो उसमें क्या करेंगे HCF, जिसमें न्यूनतम पूछी गई उसमें क्या करेंगे LCM, ठीक है। हमें अधिकतम पूछा गया, हमें HCF निकालना किसका है, 616 और 32 का। हमारी जो प्रश्नावली चल रही है वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वाली चल रही है। तो मतलब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के प्रयोग से इनका HCF निकालेंगे। सबसे बड़ी, इनमें से बड़ी संख्या क्या है, 616। 616 ग्रेटर देन 32, ठीक है। 616 इसमें से बड़ी संख्या है, ठीक है। अब 616 और 32 का जो करेंगे वो ऐसे हो जाएगा, 32 का भाग देंगे 616 में। 32 एक 32, 32 दूनी 64, एक पे जाएगा। उसके बाद यहाँ से शेषफल कितना बचेगा, 661 और 32 में से ये गए, शेषफल बच गया 29 और ये किए 6 उतारा 296, 32 निम्मा हो जाएगा 288 और इधर से बचेगा शेषफल 8, यानी प्लस शेषफल बच गया 8, ठीक है। इसमें 616 में 32 का भाग दिया, 19 तक गया और 8 यहाँ शेषफल बच गया। मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर में ये कहती है कि जब तक 0 शेषफल ना आए तब तक भाग देते जाएंगे। 0 नहीं है, अब क्या लेते हैं, अब यहाँ से 32 और 8 लेते हैं। 32 और 8 लेंगे तो 32 बड़ी संख्या है, 32 बराबर इसका 8 का भाग देंगे, कितने पर जाएगा, 8 चौके 32 यानी 4, प्लस शेषफल कितना आ गया 0, 0 आ गया। मतलब इनका जो HCF होगा वो क्या होगा 8, ठीक है। अधिकतम उन स्तंभों की जो अधिकतम संख्या होगी वो क्या होगी 8, 8 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी 8, ठीक है। जहाँ तक 0 शेषफल ना आए वहाँ तक भाग देते जाएंगे और 0 शेषफल जैसे ही आया वो हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये इसका HCF निकाल लिया। और जहाँ अधिकतम संख्या पूछी गई वहाँ HCF निकालते हैं, ठीक है। और प्रश्नावली के हिसाब से हमारे मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर में चल रही है, इसलिए हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर में के प्रयोग से इनका HCF निकाला है, ठीक है। समझ आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके, प्रेमिका को नहीं हो, प्रेमिका, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में होता है, ठीक है। इसमें एक संकेत भी दिया गया आपको। संकेत क्या है कि यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q + 1 या 3q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। वैसे तो ये जो दर्शाने वाले सवाल होते हैं ना, दर्शाइए कि, सिद्ध कीजिए कि, प्रूव दैट, ये सवाल मतलब आपको घुमा फिरा के करने होते हैं।
सवाल का उत्तर इसी में सवाल में ही होता है, इसमें कुछ नहीं करना होता। वैसे कुछ 2-4 लाइनें लिख दो ऐसे वैसे ऊपर नीचे करके, और सवाल को लास्ट में जो सवाल में दिया है वो लिख दो बस। सबसे सरल तरीका तो है इसका ये। बाकी अब आपको मैं करा देता हूँ ये सवाल, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, सर्वप्रथम इसमें क्या पूछा है, ये प्रश्न वैसे प्रश्न नंबर 2 की तरह ही है सेम, उसमें सिर्फ हमें संख्या दी गई, इसमें बस वर्ग दिया गया पूर्णांक का। इसमें क्या करेंगे, माना धनात्मक, माना एक धनात्मक पूर्णांक, माना धनात्मक पूर्णांक ए, मैं इसे लिख तो रहा हूं, माना धनात्मक, जगह कम पड़ेगी इस बार, फिर धनात्मक पूर्णांक ए है और बी बराबर 3, क्योंकि यहाँ 3m दिया गया है 3। अब क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से ए बराबर, ये तो सूत्र ही है, ए बराबर 3q प्लस आर, ठीक है। जहां q ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या होगा, 0, ठीक है। q ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। उसके बाद में अब r बराबर, यहाँ r के मान ये 3 तक ही जा रहे हैं, तो यहाँ r के मान 0 1 2, नहीं सॉरी 2 तक ही हो गई, ठीक है। r बराबर 0 1 2, ठीक है। और इसमें वो मैं यहाँ आगे लिख देता हूँ, जगह कम, चलो नीचे लिख लेते हैं, 0 ग्रेटर इज इक्वल r इज इक्वल लेस देन, ग्रेटर नहीं है भाई ये, 0 लेस देन इक्वल r लेस देन 3, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब आगे वही आता है, इसलिए क्या होगा, मैं यहाँ कर देता हूँ थोड़ा, मार्कर कलर चेंज कर लेते हैं हम, ब्लैक कलर में थोड़ा सा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, इसलिए ए बराबर 3q हो जाएगा, कोई दिक्कत, आर का मान 0 रखा, ए का मान क्या आ गया 3q, या आर का मान यहाँ 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बराबर नहीं लिख रहा हूँ मैं, सीधे लिख रहा हूँ कोमा लगा कर इनके मान, 3q प्लस 1, जब आर का मान हमने 2 लिया तो ये क्या हो गया 3q प्लस 2, ठीक है। ये आ गए ए के मान, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको, हमें क्वेश्चन में क्या किया, पूर्णांक का पूर्ण वर्ग, यहाँ इसके नीचे आ गया ये, यहाँ पूर्ण वर्ग लिखा हुआ है। आपको दिक्कत तो हो रही है, तो फिर जगह कम है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी बुक में ये क्वेश्चन आप अपनी बुक में देख सकते हो कि यहाँ धनात्मक पूर्णांक का वर्ग लिखा हुआ है, वर्ग लिखा हुआ है, तो इनका वर्ग करेंगे हम क्या करेंगे, अब आपको मैं ये साफ कर देता हूँ इतना, देखो अब क्या करना है हमें, इनका वर्ग पूछा है तो इनका वर्ग करेंगे, यानी ए स्क्वायर बराबर, इन मैं शॉर्टकट में कर देता हूँ, चलो आप लिख लेना, मैं थोड़े थोड़े कर ही लेते हैं हम, शॉर्टकट में करने फिर आपको लिखने में दिक्कत होगी ना, इसका वर्ग या 3q प्लस 1 का वर्ग या 3q प्लस 2 का वर्ग, ठीक है। अब इसको आगे करते हैं, 3q इसका क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर, ठीक है। कोमा लगा देते हैं, या की जगह या लिख देता हूँ, चलो मैं या ही लिख देता हूँ, ठीक है, या। और इनका जो वर्ग, इसका वर्ग कैसे करोगे आपको पता है ना वो सूत्र, कौन सा सूत्र, a प्लस बी का होल स्क्वायर, सूत्र तो पता है ना आपको, ए प्लस, चलो मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस सूत्र से ये यहाँ हम इनका वर्ग करेंगे, ये सूत्र आप नोट कर लो, इनको साफ कर देता हूँ, क्या है ना,
अब इस सूत्र से हम इसको हल करते हैं। यहाँ से मान क्या आएगा, 9q² प्लस 6q प्लस 1, या की जगह मैं इसे लगा देता हूँ, या क्या हो जाएगा, अब इसका क्या हो जाएगा, 9q² प्लस 12q प्लस 4। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब नेक्स्ट, अब आगे हम इसको हल करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसमें से इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना, 3×3q², कोई दिक्कत नहीं है। या इसको हम लिख सकते हैं 3×3q² प्लस, इसमें से कॉमन देखो, अब इसमें से कॉमन लिया, यहाँ क्या बच गया, 2q, ये +1, कोई दिक्कत। देखो हमने क्या किया है कि ये जो इतना है ना, इसमें से इतने में से कॉमन लिया है, इतने में से हमने ये कॉमन ले लिया, 3 आ गया, और ये यहाँ से हो गया 3q² बच गया यहाँ, और प्लस में 2q बच गया, प्लस का ये 1 यहाँ आ गया। ठीक है, या अब क्या होगा, इसमें से देखो क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से हम इस पूरे में से कॉमन लेते हैं, इस पूरे को एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, इस पूरे को सबसे पहले इसमें से कॉमन लेने से पहले इसमें से एक काम करना पड़ेगा, पूरे में से कॉमन आ नहीं रहा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 9, इसमें से 3 3 3 एक साइड कर लेते हैं। हमें तो +1 तो लाना ही लाना है, हमें +1 तो लाना ही लाना है। जैसे इसमें +1 आ रहा है, इसमें +1 आ रहा है, जैसे ये देखो 3m, यहाँ क्या पूछा है हमें, 3m, और उसके बाद में 3m+1 है, तो 1 तो प्लस में लाना है। पहले ये 3m वाला, तो ये हो गया 3q, +1 के लिए इसमें +1 आ रहा है, इसमें +1 लाने के लिए क्या करेंगे, 9q² प्लस 12 प्लस 12q प्लस 12q प्लस क्या होगा, 3 + 1। इसमें कोई चेंज तो वन ही है, सेम है, 3 और 1 को जोड़ोगे 4 वापस आ जाएगा। मतलब इसमें आप चेंज कुछ भी करो, मगर मान नहीं बदलना चाहिए, इसका मान नहीं बदलना ना। हमने 3 इसमें से ये कर दिया, और 4 के टुकड़े कर दिए, 3 + 1, 4 को 2 रूप में लिख लिया, मान इसका वही आएगा, 4 और 1, 3 और 1 को जोड़ोगे 4 आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें से इतने में से हम कॉमन लेंगे, इतने में से कॉमन लेंगे, इतने में से कॉमन क्या आएगा, देख लीजिए आप, इसमें से कॉमन आ जाएगा 3 कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा, इसको मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ, इसको आप इधर देख लीजिए क्या आया, 3 कॉमन ले लिया। ठीक है, 3 कॉमन लेने के बाद में यहाँ से बचा 3 × 9, सॉरी 3 × 9, 3q² यहाँ बच गया, और यहाँ से 3 कॉमन लेने के बाद में यह क्या बच गया, 4q। ठीक है, और यहाँ से 3 बाहर कॉमन ले लिए, यहाँ 1 बच गया, यहाँ ब्रैकेट लगाओ और प्लस का निशान लगाओ यहाँ, और प्लस में ये 1 वाला 1 लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आ गया समझ। ठीक है, अब मैं थोड़ा इसको साफ कर लेता हूँ, हम करते हैं आगे। क्या करते हैं हम देखो, इसमें हम क्या करेंगे, इसको क्या मान लिया, k1, इसको कोई पूर्णांक मान लिया k1, यहाँ से मान क्या मिलेगा, 3k1, या इसको फिर हमने मान लिया k2, इधर से क्या मिला हमें, 3 × 3k2 + 1, कोई दिक्कत। या इस पूरे को हमने k3 मान लिया, यहाँ से क्या मिल गया, 3k3 + 1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। हमने ये जो पूर्णांक माने हैं, हमें से मैं यहाँ लिखा देता हूँ आपको, जहाँ आप एक लाइन ये लिख लेना, जहाँ k1 k2 k3 कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है,
अब ये यहाँ तो गया ना वही मान, देखो ये उसी तरह का मान है ना, ये उसी तरह का मान है ना। ये देखो 3k1 3k+3k2+1 3k3+1, यानी इन सब को हम k1 k3 k2 k3 को हम k के रूप में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम इन तीनों धनात्मक पूर्णांकों को माना k1 k2 k3 धनात्मक पूर्णांक k है, ठीक है। तो इनका मान क्या हो जाएगा, k बचेगा, फिर सिर्फ k बचेगा। तो ये मान तो भैया गया ना 3m, जैसे ये देखो हमें सवाल में निकालना था, क्या निकालना था, क्वेश्चन में पूछा है हमें 3m+1 है, तो तो 3m+1 ही रहा है, आगे 2 तो नहीं है, 3 4 तो नहीं है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, कि इसको जो हमें दिया गया है ये 3m या 3m+1 को, इन धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को आप लिखना चाहते हैं तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि एक साथ स्क्रीन में आए नहीं, इसलिए मैंने इसको अलग अलग टुकड़ों में करवा दिया है, ठीक है। आप समझ सकते हो इससे। अगर आपके पास कोई दूसरी हेल्पिंग बुक है तो आप उसमें से सॉल्यूशन देख सकते हो और इस वीडियो में आप समझ सकते हो इन सवालों को, ठीक है। अरे ये मैंने इतना सॉल्यूशन इसका कर लिया है, चलो कोई बात नहीं है, वैसे मैं चलो आप फिर से करवा ही देते। देखो ये क्या है कि हमारा जो क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन है हमें। हम जो पीछे क्वेश्चन किए थे 4 नंबर था क्या, वो 4 नंबर और 2 नंबर सेम इसी तरह के क्वेश्चन है। इसमें घन है, 4 नंबर में शायद था वर्ग था और 2 नंबर में शायद सीधा ही क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें सेम प्रोसेस वही रहेगी, तरीका वही रहेगा, करना उसी तरीके से। उसमें वर्ग किया था, इसमें घन कर देंगे। सिर्फ घन क्या होता है, घन आप जानते तो ना, घन किसी की घात 3 हो वहाँ घन होता है, ठीक है, घात 3 हो वहाँ घन होता है, ठीक है। इसमें हमें घन करना है, उसमें हमने वर्ग कर दिया, ठीक है। अब चलो करते हैं क्वेश्चन। माना धनात्मक पूर्णांक a है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है और b बराबर 3। अब हम b बराबर 3 क्यों ले रहे हैं यहाँ, आपको क्वेश्चन ये आया होला मन में कि जो 2 नंबर सवाल किया था उसमें तो शायद b बराबर शायद 6 लिया था हमने, इसमें 3 क्यों लिए, 4 नंबर में 3 क्यों लिए थे। उसमें 4 नंबर में पूछा था 3 शायद 3 ये था या ऐसे कुछ पूछा था 3 के बारे में, तो इसलिए हमने वहाँ 3 लिया था। 3 को किसी से गुणा भाग ऐसे वैसे नहीं होता। इसमें घन के रूप में पूछा है 3 9, और इसका जो है घन करना है, 3 का घन 9 हो जाएगा, इसलिए हम b का मान 3 ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से, a बराबर 3q प्लस r, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से a बराबर 3q प्लस r होता है, ठीक है। और यहाँ q है, ये q जो है ना, q जहाँ आप ये लिख लेना, मेरे से ऐसे ही लिखे जा रहे हैं, जहाँ q बराबर q ग्रेटर देन इक्वल, q या तो बड़ा होगा या बराबर होगा किसके, 0 के। q कभी माइनस में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ धनात्मक पूर्णांक की बात चल रही है, q कभी माइनस में नहीं होगा। q या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, अब यहाँ से हमें r का मान क्या मिलता है, r बराबर 0 1 2, ठीक है। जैसे r 0 के बराबर या 0 से बड़ा, r 0 के बराबर या 0 से बड़ा, 0 से छोटा नहीं होगा। और r है यहाँ 3 सदैव 3 से छोटा रहेगा, 3 से छोटा रहेगा r सदैव 3 से छोटा, r 0 या 2 के बराबर रहेगा, ठीक है। r के मान क्या हो गए, r के मान यहाँ से मिल गए हमें 0 1 2, तो इसलिए अब थोड़ा मैं चेंज कर लेता हूँ कलर यहाँ से, इसलिए क्या हो जाएगा, r का मान ये होता है, तो a बराबर, इसलिए a बराबर, अब यहाँ इस इक्वेशन में रखेंगे हम ये मान, ये जो भी है इक्वेशन है, आप मान रहे हो तो इक्वेशन मान सकते हो, इसे कुछ भी मान सकते हो, इसमें रखेंगे हम मान 3q, r की जगह 0 रखा तो 3q आ जाएगा, 3q प्लस 0 यानी 3q, ठीक है।
अब हम r का मान 1 रखते हैं, या r का मान 1 रखने पर आएगा 3q प्लस r का मान 1 रख दिया, ठीक है, या 3q प्लस r का मान 2 रख दिया, ठीक है। ये मान आ गए a के मान तो ये आ गए। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें घन करना है, घन करना है हमें, हमारे क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्न अनुसार हम इसका घन करेंगे। तो a क्यूब, देखो ए क्यूब बराबर 3q का होल स्क्वायर, या साथ साथ ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, आप अलग अलग कर लेना। ए क्यूब बराबर इसको फिर पहले सॉल्यूशन कर लेना, फिर ए क्यूब बराबर दूसरा मान ले लेना। अब मैं आपको साथ साथ ही करके बता देता हूँ क्योंकि जगह कम है ना। 3q और सेकंड मान था वो क्या था, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही था ए का सेकंड मान। और ए का तीसरा मान था वो क्या था, 3q प्लस 2 का, अरे होल क्यूब होगा, सॉरी घन करना है ना, इसलिए होल क्यूब होगा, ये इसकी घातें हैं वो 3 हो जाएगी, ठीक है, होल क्यूब। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं हम, इसका सोल्व करते हैं, इसका 27 होगा ना, क्यूब है 27 हो जाएगा, ठीक है। हम इसको इनको अलग अलग हल कर लेते हैं ताकि ये क्वेश्चन क्या है, बड़ा है इसलिए हम इनको अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। पहले 27 क्यू इसको कर लेते हैं हल, इसका क्या हो जाएगा, 27 क्यू की क्यूब है, 27 क्यू क्यूब बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 9 इंटू 3q का क्यूब लिख सकते हैं ना, 9 × 27, इसमें ये हो गया। अब क्या है इसमें, इसको मान लेते हैं m, मानना ये कोई धनात्मक पूर्णांक m है, इसका मान ये हो जाएगा 9m, ठीक है। m यहाँ आप लिख लेना एक लाइन, जहाँ m कोई धनात्मक पूर्णांक है, और ऐसे और लिख सकते हो आप आगे, और m बराबर 3q का क्यूब है, ठीक है। इसमें आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ये लिख रहे हो तो लिख लो, वरना ये लाइन आप ना लिखो तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन आप ये ना लिखो तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी कि जहाँ m कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। अब हम क्या है, अब हम a बराबर लेंगे ये मान, ठीक है, a बराबर ये मान लेंगे, तो इसका क्यूब क्या होगा, इसका क्यूब आप हल कर लेना। इसका जो क्यूब होगा ए का मान ये ले लेंगे। अब समझ में तो आ रहा है ना आपको, मान ली मैं आपको यहाँ लिख के दिखा दें, ए बराबर 3q प्लस 1, नहीं ए क्यूब बराबर, अब इसको हल करना है हमें। इसको हल करोगे तो यहाँ से क्या करोगे, 27q का क्यूब, यहाँ से आ जाएगा 27q का क्यूब प्लस 27q का स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1, ठीक है। अब इसमें से क्या है, इस 1 को छोड़ो, इतने में से कॉमन ले लो, यहाँ से कॉमन क्या है, 9 आ रहा है, 9, यहाँ से 9q कॉमन ले लिया, 9 × 27 q का क्यूब आ गया, और प्लस 9 × 27 q आ गया, प्लस q आ गया, यहाँ q स्क्वायर है, ठीक है, q आ गया, प्लस 1 बच गया, ठीक है ना, ठीक है, यहाँ तक आया समझ। अब क्या करते हैं, अब इस पूरे को हम मान लेते हैं m, ठीक है। यहाँ से क्या मिल जाएगा फिर हमें, 9m प्लस 1, यानी a क्यूब बराबर 9m प्लस 1, ठीक है, a क्यूब बराबर 9m प्लस 1, एक मान ये आ गया, जहाँ m कोई धनात्मक पूर्णांक है। ये लाइन आपको लिखते रहना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, अगले स्टेप में हम क्या करते हैं कि a क्यूब बराबर मान लेते हैं ये, ठीक है, ये मान लेते हैं। मैं पहले इसको थोड़ा साफ कर लेता हूँ, और हमने यहाँ तक तो कर लिया। अब हम क्या करते हैं, अब इसको सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, ए क्यूब, इसको सॉल्व करते हैं, ए क्यूब बराबर 3q प्लस 2 का होल क्यूब, ठीक है। अब इसको हम मतलब आगे हल करते हैं इस मान को, तो यहाँ से क्या मान आएगा, 27q की क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हम अपने मतलब सवाल के हिसाब से देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में यहाँ दिया गया है कि 8, यानी प्लस में 8 ही रखना है,
बाकी जो पीछे के सवाल किए थे हमने, जिसमें यहाँ प्लस में कितना रखना था उसके हिसाब से हमने उसको कम ज़्यादा किया। जैसे उसमें 1 रखना था, 4 को हमने 3+1 के रूप में लिखा, ऐसे वैसे। तो इसमें तो हमें 8 तो 8 ही रखना है, इसे तो बदलने वाली कोई बात नहीं है। तो अब हम करते हैं इसको, 9 इनमें कॉमन आ रहा है, 9 3 27 हो जाएंगे, 9 की क्यूब और प्लस 9 6 के 54 और 9 चौके 36 क्यूब प्लस 8। ठीक है, ये हो जाएगा। प्लस के यहाँ 8 बच के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब एक बार तो थोड़ा मैं बता देता हूँ। अब हम ये जो इतना मान है, इतना, इसको हम अम मान लेंगे, अम मान लेंगे। अम मानेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, अम मानेंगे तो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ। अम मानेंगे तो इधर से मान हमें मिलेगा 9m प्लस 8। ठीक है, ए क्यूब का मान क्या आ गया, 9m प्लस 8, जहाँ m कोई धनात्मक पूर्णांक है और m बराबर, यहाँ m बराबर 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q है। ठीक है, इसमें अब हमें ये मान मिल गए। ठीक है, सारे जो तीनों मान हमने निकाले थे, ए क्यूब का इस 3q क्यूब को लेकर निकाला था, इसको लेकर निकाला था, इसको लेकर निकाला था, ये जो तीनों मान आ गए। तीनों मान क्या है, पहला मान हमारा आया था ए क्यूब बराबर आया था 9m, शायद 9m आया था ना। और उसके बाद जो ए क्यूब बराबर 3q प्लस 1 को लेकर किया था, उसमें हमें मिला 9m प्लस 1। ठीक है, और उसके बाद जो हमने किया ए क्यूब बराबर 3q प्लस 2 का होल क्यूब, उसको जो हमने सोल्व किया वो हमें मिला 9m प्लस 8। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछा गया है, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8, ये आ रहे हैं सारे मान आ रहे हैं। तो अब हम लिख दें इसलिए लिखना है, बस बात सिर्फ भाषा की ध्यान रखना है, बस कैसे लिखें इनमें, और ज़्यादा कुछ नहीं आता इसमें, टफ क्वेश्चन नहीं है, टफ नाम की कोई चीज़ नहीं है इनमें। क्या है, इसलिए मैं इसके ऊपर देखता हूँ दिखता है क्या आपको, चलो ये इनको साफ करें। इसलिए हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं, वैसे तो आप मुझे सुनकर लिख सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक का घन, इसलिए हम कह सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में हो सकता है। ठीक है, 9m प्लस 8 के रूप में हो सकता है। आप देख सकते हो, इसमें थोड़ा साफ कर लेता हूँ। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं, में ये लाइन लिख देंगे हम, इसलिए हम कह सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 और क्या होगा 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या है कि हमारा ये जो प्रश्नावली है 1.1 वो कंप्लीट हो चुकी है। आप वीडियो को देखिए अच्छे से, कोई चीज़ समझ नहीं आती है वो वीडियो को बैक करके फिर से देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, समझ आ जाएगा। और ठीक है, अगली प्रश्नावली कल करेंगे।